Hello everyone. UPSC CSC prelims 2025 just happened, and I don't think I have seen such kind of atmosphere after prelims in the last many years. Usually जब भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते थे, दे यूज टू हैव क्लियर रिएक्शंस कि पेपर कैसा रहा, सीसैट ने कितना परेशान किया या कट ऑफ कितना जाएगा. बट दिस टाइम नो वन लुक्ड कॉन्फिडेंट. चाहे आप फ्रेशर रहे हो, चाहे आप वेटरन रहे हो, चाहे आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, चाहे इवन आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, कोई भी स्टूडेंट इस बार कॉन्फिडेंट नहीं दिखा. मेरी कई सारे स्टूडेंट से बात हुई और एक स्टूडेंट ने मेरे से बताया कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहे थे, लेकिन जब हम ऑप्शन पिक करने जा रहे थे तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था. दैट एक्सप्लेन्स दिस पेपर. और हम इस वीडियो में वही चीजें हम डिस्कस करेंगे. हम इस वीडियो में ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा या फिर जो है आपकी आंसर की क्या रही, कौन से लोग क्लियर करेंगे, कौन से लोग एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे. हम ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली मेड दिस पेपर डिफरेंट. ठीक है, हम यहां डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मेड दिस पेपर डिफिकल्ट, मींस व्हाई दिस पेपर फेल्ट डिफरेंट, और इससे लेसन्स क्या है, क्या हम सीख सकते हैं प्रीलिम्स 2026 से. और इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी फ्यूचर यूपीएससी प्रिपरेशन और जो हमारा फ्यूचर रोड मैप है फॉर 2027 एस्पिरेंट्स के लिए वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो हम इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस पेपर फेल्ट डिफरेंट. तो इसमें सबसे जो मेन फंडामेंटल चीज थी वो थी अनप्रिडिक्टेबिलिटी. नॉर्मली क्या होता था कि स्टूडेंट जाते थे क्लियर कट स्ट्रेटजी लेके, कितने क्वेश्चन आएंगे, हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, करंट अफेयर्स इतने आएंगे और हम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे. लेकिन दिस टाइम अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे गए वो कुछ नए नए डायमेंशन में पूछे गए, काफी डेप्थ में पूछे गए, कुछ नई चीजें भी आया, नया ट्रेंड भी आया. उसने काफी जो है स्टूडेंट्स को काफी परेशान किया. और दूसरी चीज थी कि सरफेस लेवल प्रिपरेशन. जहां तक मुझे लगता है कि यूपीएससी जो है वो सरफेस लेवल प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं वो दूर जा रहा है. दूर जा रहा है मतलब डेप्थ की तरफ जा रहा है, वो एनालिटिकल अप्रोच की तरफ जा रहा है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहा है. और उसने पूरी तरीके से इस वाले पेपर में, इस बार का जो पेपर हुआ है, उसने पूरी तरीके से जो सरफेस लेवल प्रिपरेशन थी उसको एक्सपोज कर दिया है. अब हमें सिर्फ, क्योंकि होता क्या है कि इंफॉर्मेशन सब जगह है, आपको पीडीएफ अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, मोटिवेशन अवेलेबल है, टॉप स्टॉक अवेलेबल है, तो इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन वो थिंकिंग, वो एनालिटिकल अप्रोच वो मिसिंग है, वो डीप थिंकिंग मिसिंग है. और यूपीएससी ने इस बार उसी चीज को हिट किया. ठीक है, और तीसरी चीज थी स्टैटिक प्लस एनालिटिकल मिक्स. नॉर्मली क्या करते हैं हम, स्टैटिक जो भी हमारे, जैसे हमें जो भी जनरल रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं, जो हमारे बुक्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, और भी जो जनरल बुक्स हैं उनको स्टैटिक तरीके से पढ़ लेते हैं. लेकिन जो एनालिटिकल अप्रोच है, उसकी डीप थिंकिंग है, हम उसको जो है उस पर ध्यान नहीं देते. क्वेश्चन इस बार उसी पे ही कई सारे क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, और जो नेक्स्ट था वो था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, इसके पहले भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा है. लगभग 35 से 40 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे. और उसमें भी नॉर्मली इसके पहले क्या होता था, लोग एलिमिनेशन या फिर एक इंटेलिजेंट गेसिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे. लेकिन इस बार वो बहुत कम काम आया लोगों के. इसने भी लोगों को काफी परेशान किया. चौथा जो मैंने आगे बताया कि एलिमिनेशन बिकेम हार्डर. एलिमिनेशन जो भी, क्योंकि यूपीएससी क्या है, जो पैटर्न है, यूपीएससी जो है, जो पैटर्न है या जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसको वो चीज पसंद नहीं है. वो पैटर्न और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ भागता है वो. ठीक है, तो इसीलिए उसने जो पैटर्न था उसको इस बार चेंज किया. हर साल, लगभग हर दूसरे तीसरे साल, एक बार इसके पहले देखोगे आप तो 23 में एक पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें यूपीएससी को लग रहा था कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को लग रहा था कि उस समय का सबसे जो टफेस्ट पेपर था वो 2023 का माना जा रहा था. लेकिन इस बार फिर 2-3 साल बाद वो फिर एक पैटर्न जो है नया चेंज करके लेके आया है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जो कि यूपीएससी हैज ऑलवेज बीन एंटी कोचिंग. ठीक, एंटी कोचिंग इन नेचर. वो कोचिंग को कभी भी
वो पसंद नहीं करता है, स्पेशली जो ट्रेडिशनल टाइप है कि आपको नोट्स दे दिया, आपने क्लास अटेंड कर लिया, आपकी वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो आपकी थिंकिंग है, यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक, वो थिंकिंग मिसिंग है, वो डीप थिंकिंग मिसिंग है, वो इंटरलिंकिंग मिसिंग है, वो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच मिसिंग है। तो उस पर जो ट्रेडिशनल कोचिंग टाइम डिपेंडेंसी है उसको भी उसने एक्सपोज किया इस बार। ठीक है, वो चाहता है कि डिपेंडेंसी कम से कम हो। ठीक है, इसी भी उसने इस तरीके का पैटर्न इस बार शायद लेके आया है। देखिए, ये पेपर टफ तो था ही, लेकिन टफ से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो डिफरेंट था, क्योंकि जब भी एग्जाम जो टफ होता है तो कहीं ना कहीं वो मैनेजेबल जरूर होता है, लेकिन इस बार वो पेपर कहीं ना कहीं सबको शॉक में रखा, कोई भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक नया पैटर्न दिया, उसने बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आया। कि नॉर्मली वो सोच के जाते हैं एक माइंडसेट कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वो स्ट्रेटजी लेके जाते हैं। इस बार उसने उस कंफर्ट जोन पे ही अटैक कर दिया। ठीक है, अब हम इस क्या है कि नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें क्या सीख सकते हैं, जो प्रीलिम्स जो 2026 हुआ है इस बार, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है जो हमें सीखनी चाहिए कि प्रिपरेशन का मतलब वो कंटेंट एकुमुलेशन नहीं है। नॉर्मली क्या है कि हमने बहुत सारा कंटेंट एकुमुलेट कर लिया सब जगह से, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, यूट्यूब हो, एआई जनरेटेड हो, हर जगह हमारे पास कंटेंट बहुत है। लेकिन और बच्चे इस पे 14-14 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसी पे वो क्या है कि इसको कंटेंट एकुमुलेशन का मतलब प्रिपरेशन नहीं है, वो डीप थिंकिंग पे काम करना पड़ेगा, कामनेस पे काम करना पड़ेगा, हमारे अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है फोकस ऑन टेम्परामेंट। इस जो फिल्म जो 2026 हुआ है वहां तक मुझे लगता है कि वो आपका टेम्परामेंट भी चेक कर रहा है। नॉलेज तो चेक कर ही रहा है, साथ ही साथ में आपका टेम्परामेंट भी चेक कर रहा है कि आपका टेम्परामेंट क्या है। अगर आप काम एंड कंपोज्ड माइंड से वहां पे काम करते तो हो सकता कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। जैसे जैसे क्वेश्चन था कि विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में। अब उसके ऑप्शन को अगर आप देखते तो पहला डोमेस्टिक की बात कर रहा है। अगर आप बहुत ही पैनिक नहीं होते वहां पे और अगर काम एंड कंपोज्ड पीसफुल तरीके से काम करते तो आप देखते कि वो इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात कर रहा है और पहला ही ऑप्शन दे रहा है डोमेस्टिक के बारे में। तो कहीं ना कहीं उसको एलिमिनेट आप कर सकते थे कॉमन सेंस से। ठीक, इसी तरीके से मैंग्रोव पे पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आप काम और अपने टेम्परामेंट को अगर आप कंट्रोल में रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये टेम्परामेंट का भी गेम है। ठीक है, और दूसरा नो पैसिव प्रिपरेशन। हमें एक एक्टिव प्रिपरेशन मोड में जाना पड़ेगा, एक्टिव थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ वो पैसिव प्रिपरेशन नहीं कि हमने क्लासेस अटेंड करनी, हमने पीडीएफ है हमारे पास, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, हमने पढ़ लिया, नहीं, उस पर हमें डीप डाउन थिंकिंग करनी पड़ेगी। हमें अगर हमने एक स्टैटिक पोर्शन से कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज अमरावती स्तूपा पे क्वेश्चन आया, हमारे एनसीईआरटी में हमारे वो दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, वो लोकेशन पे था। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक्टिव थिंकिंग करिए, इसमें और क्या, उसका अप्रोच और क्या हो सकता है, उसको डेप्थ में थोड़ा जाने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जहां तक मुझे लगता है कि यूपीएससी चेंज कर रहा है अपने आप को। कैसे? क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया कि नॉलेज से कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो अभी तक हम जो इंफॉर्मेशन पे फोकस करते थे कि इंफॉर्मेशन से हम फोकस करते थे, वो कहीं ना कहीं जा रहा है हमारे इंटेलेक्चुअल की तरफ, हमारे इंटेलेक्चुअल को फोकस कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करके वो इंटेलेक्चुअल पे फोकस कर रहा है। और जो अभी तक जो हमारी जो हुआ करती थी एक मैकेनिकल जो हमारी प्रिपरेशन थी, वो मैकेनिकल प्रिपरेशन नहीं चाहता है, वो उस पर थिंकिंग चाहता है, उसको एडॉप्टिव थिंकिंग चाहता है कि समय के साथ आप कैसे जो है चीजों को बदल सकते हैं। अगर एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो उसमें आपको अपने आप को कैसे आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वो नॉलेज फिल्टरिंग की तरफ जा रहा है, वो इंटेलेक्चुअल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अब हमारे जो नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड एस्पिरेंट्स डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए एज एन एस्पिरेंट्स। ठीक है, अब जो एस्पिरेंट्स उसमें कॉन्फिडेंट है, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है
और उनको लगता है कि उनका मेंस निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उनको क्या करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा उनके लिए कि आप इसको अभी सेलिब्रेट ना करिए, ठीक है। बहुत अर्ली सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग 20-30 दिन ऐसे निकाल देते हैं सेलिब्रेशन में। तो सेलिब्रेट ना करके आप, अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप नेक्स्ट डे से आप काम करिए अपने एस्से पे, आप काम करिए अपने जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और काम करिए आप अपने जो आंसर राइटिंग पे, आंसर राइटिंग पे आप काम करिए। क्यों? क्योंकि मेंस सिर्फ आपका नॉलेज का गेम नहीं है, वो आपका प्रेजेंटेशन का भी गेम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उनकी आंसर राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, जिससे वो मेंस में नंबर नहीं ला पाते। और मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि मेंस से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, और उसी से मेंस के ही हिसाब से आपकी रैंक भी बनती है, ठीक है। और दूसरे कौन से स्टूडेंट्स हैं? दूसरे वो स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन पे हैं। ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी, इतनी जाए, कोई बता रहा है कोई इंस्टीट्यूट कितनी बचाएगी, कोई जा रहा है कि इतनी जाएगी, उस हिसाब से काफी कंफ्यूजन में है। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप जो है आप टाइम वेस्ट ना करें, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आप मेंस के प्रिपरेशन में लगे। इन वर्स्ट केस अगर आपका नहीं होता है, तब भी आपका प्रिपरेशन रेडी रहेगा, आपका मेंस प्रिपरेशन रेडी रहेगी, आपके आंसर राइटिंग रेडी रहेगी, और अगर हो जाता है तो आपका वो अटेम्प्ट बच जाएगा, ठीक है। और तीसरे वो लोग जिनको लगता है कि इस बार का अटेम्प्ट वेस्ट हो गया है, ये साल वेस्ट हो गया है, उनके लिए मैं स्पेशली यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सोचिए, उसको सोचिए कि आपने वो गलती, आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे की आपने, कि आपने वो रिवीजन में गलती की, या कॉन्सेप्चुअल जो है आपकी जो है वो वीकनेस वहां पे रही, या पैनिक कर गए। तो आप उसको, क्योंकि हर एक बच्चों का पता है, कई सारे बच्चे आप कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरा लक अच्छा नहीं था इसलिए इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो डीप डाउन उनको पता होता है कि चीजें वो कहाँ मिस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप डीप डाउन जाके उसको सोचें, और आपने कहाँ गलती की है आप उस पर काम करें। वो अगले साल हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट फ्यूचर यूपीएससी प्रिपरेशन में लुक लाइक, कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है कि नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, मीन्स सिर्फ यूपीएससी जो तैयारी है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, आपको इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको वो क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। वो एक्टिव लर्निंग जरूरी है, पैसिव लर्निंग नहीं। मोर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, सिर्फ फैक्चुअल नहीं, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, वो डेप्थ में आपको पता होने चाहिए। तीसरी चीज है इश्यू एनालिसिस होनी चाहिए, आपको जो भी इश्यू चल रहे हैं आपके अगल बगल, ठीक है। चौथा है रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट भी आपकी काफी अच्छी होनी। इस बार कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन हुए, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जो क्वेश्चन थे वो छूट इसीलिए क्योंकि उनकी रीडिंग जो है स्पीड काफी स्लो थी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की एप्लीकेशन बेस्ड, क्या है कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको एप्लीकेशन बेस्ड मैनर में जरूर पढ़िए। जैसे इस बार क्वेश्चन आया, पॉलिटी में भी क्वेश्चन आपको दिखे एप्लीकेशन बेस्ड, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आपको दिखे एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने जो मेंटल जो टेम्परामेंट है, पेशेंस, काम डिसीजन मेकिंग, उस पर भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज पे नहीं। आपको टेम्परामेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या जो प्रैक्टिकल रोड मैप है वो क्या होना चाहिए फ्यूचर के लिए, 2027 जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होना चाहिए। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कि आपको यू हैव टू स्टॉप सेग्रीगेटिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स एंड मेंस को सेग्रीगेट करके पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता रहा हूं कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके नहीं देखना है, क्योंकि ये एक पूरा सिलेबस है, आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। और इस बार वो क्लियर कट पैटर्न हमें देखने को मिला कि मेंस में जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो मेंस में आते थे, जो केस स्टडीज मेंस में आती थी, वो हमें प्रीलिम्स में देखने को मिली, ठीक है। जो मेंस का अप्रोच एनालिटिकल क्वेश्चन आते थे वो हमें प्रीलिम्स में देखने को मिले, हर साल देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो हमें ज्यादा देखने को मिले। चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, एनवायरमेंट के क्वेश्चन हो, हमें इस बार कहीं ना कहीं वो अप्रोच ज्यादा इस बार देखने को मिला। एक न्यू ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यू ट्रेंड में 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला है कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इस बार पूछे गए,
2 से 3 क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हड़प्पा पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं और उस पर इन्फ्रेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्या था, एक डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आए, है ना, केस स्टडीज पे क्वेश्चन आए, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें आप कैसे उसको जो है सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। तीसरा था कि पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए पीआईबी से। तो हर साल का ये पैटर्न है कि जैसे कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए कि 2-3 स्टेटमेंट दे दिए, उसके हिसाब से फिर आपको ऑप्शन पिक करना है, तो स्टार्टिंग में जब वो आए तो वो 2-3 क्वेश्चन आए, फिर 2023 में वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। इसी तरीके से ये एक न्यू ट्रेंड है, मैं कहूंगा कि हो सकता नेक्स्ट ईयर जो है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, हो सकता है अगले साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट नहीं करना है। अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो आपने तो तैयारी की ही है। अगर आ जाते हैं तब भी आपने तैयारी की है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पे भी आपने काम किया है। सॉरी, ठीक है। थर्ड क्या है, आपका जो सोर्सेज हैं वो आपको बहुत ही लिमिटेड रखने हैं, ठीक है। आपको रिवीजन पर ज्यादा काम करना है। रिवीजन का मतलब री रीडिंग नहीं है, रिवीजन का मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। रिवीजन है मीन्स एक्टिव रिकॉल, ठीक है। और सोर्सेज में बेसिकली आपको एनसीईआरटी, ठीक है, और जो नॉर्मल जो बुक्स है जो सब लोग रिफर करते हैं, सारे टॉपर्स हो या कोई भी टीचर हो आपको रिफर करते हैं, वो पढ़ना है, ठीक है। और गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आपको जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो पीआईबी हो, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स हो, उस पर भी आपको फोकस करना है। और रिविजन्स पे, उस पर डेप्थ पे, उसके एनालिटिकल अप्रोच पे, उसके इंटरलिंकिंग पे जरूर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीवाईक्यूज पे। अब पीवाईक्यूज को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसमें अप्रोच को भी देखना है, ट्रेंड को भी समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार भी पीवाईक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हर साल पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एनालिसिस। न्यूज़पेपर एनालिसिस को भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर को आपको सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, उसकी एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। और न्यूज़पेपर से सीधे क्वेश्चन आए हैं, चाहे ज्योग्राफी में रहा हो, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट साइंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और मैपिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरीके से आपको इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन पे भी आपको काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपको कि जो ट्रेडिशनल कोचिंग है या जो फॉर्मूला बेस्ड है, पैटर्न बेस्ड है, क्योंकि यूपीएससी को पैटर्न बेस्ड चीजें पसंद नहीं आती, वो प्रेडिक्टेबिलिटी को पसंद नहीं करता। और जो ट्रेडिशनल कोचिंग है वो इसी पे काम करती हैं। आपको पीडीएफ दे दिया, आपको लेक्चर्स दे दिए, आपकी वो ब्रेन स्टॉर्मिंग मिसिंग है, आपकी डेप्थ मिसिंग है, आपकी कामनेस मिसिंग है, आपकी वो जो मेंटल अप्रोच है उस पर मिसिंग है, आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो मिसिंग है। तो उन सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चौथा क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी, इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। जो अभी हमने डिस्कस किया आपके कि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप मेंटली काम एंड कंपोज्ड है वहां पे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सही कर सकते थे, ठीक है। अब कंक्लूजन में मैं क्या कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप आने वाली प्रिपरेशन में आपको थिंकिंग पे काम करना पड़ेगा। यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक, चाहता है कि आप सोचें, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप वो इंटरलिंकिंग करें, आप एनालिटिकल अप्रोच आपका डेवलप हो। अगर कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो आप कैसे टैकल करेंगे उसको। इसलिए वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं चाहता अपने में, एक पैटर्न नहीं चाहता है, ठीक है। और आपको रिवाइज करना है, प्रॉपर काम रहना है प्रिपरेशन के दौरान। और वो चाहता है कि आप मैच्योरिटी के साथ प्रिपरेशन करें, वो मैच्योर प्रिपरेशन चाहता है, वो पैनिकनेस नहीं चाहता है अपनी प्रिपरेशन में। और जैसे मैं आपसे यही कहूंगा लास्टली कि जैसे यूपीएससी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करता है अपने आप को समय समय पे, वैसे आप ही अपने आप को इवॉल्व करिए और अगले साल की प्रिपरेशन के साथ अच्छे से लगिए। थैंक यू।